UPSC preparation requires a mental ecosystem of interest. Unless you have core interest in the subjects which you are going to prepare, it becomes very difficult to sustain for a longer period. ये इंटरेस्ट ही है जो आपको इस फील्ड में 2 से 3 साल, मे बी 5 साल भी कभी कभी बच्चों को लगता है, ये इंटरेस्ट और स्टेक ही उस फील्ड में है जो आपको इस फील्ड में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए मोटिवेट करता है। तो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट होना, अब इकोनॉमिक पॉलिसी में इंटरेस्ट होना बेहद बहुत ही ज़रूरी है। जब हम स्टेक होल्डर बन जाते हैं किसी फील्ड में, जैसे कि देश का डेवलपमेंट है तो मेरा डेवलपमेंट है, इसको कहते हैं स्टेक होल्डरशिप। जब ये फीलिंग डेवलप हो जाती है तो देश का डेवलपमेंट और मेरा डेवलपमेंट दोनों कनेक्ट हो जाता है, और फिर मैं अपने लिए जो चाहता हूँ वो देश का जो डेवलपमेंट होता है उसके साथ ही होता है। So sometime I am not growing, but my nation, my country is growing. That keeps me motivated. That keeps me grounded. That keeps me unyielding. That makes me uncompromising. So the growth is happening. The country is going forward. कभी तो मेरा नंबर आएगा, because अगर देश का ग्रोथ हो रहा है फंडामेंटल पैरामीटर्स पर, तो मेरा नंबर आएगा। ये रिलेशन बनने से इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट से कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन, और मोटिवेशन से फिर आप अनसरेंडरिंग बन जाते हैं। तो जैसे मैंने कुछ वीडियोस में फॉरेन पॉलिसीज के बारे में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें इसके बारे में बातचीत की, वैसे इस वीडियो में बातचीत करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी में कैसे हमारा इंटरेस्ट हो, और कैसे वो इंटरेस्ट हमें इस तैयारी में कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड रखेगा, even if success is not coming personally and directly and immediately to me, but this hope, this interest will keep me going forward and forward. So economic policy, जैसे कौटिल्य ने कहा, जब अर्थ मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तभी धर्म मतलब लॉ एंड ऑर्डर, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, एवरीथिंग रिमेन्स स्टेबल ओनली व्हेन योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग। जब तक कोश स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका धर्म कोलैप्स कर जाएगा। कोश मतलब ट्रेजरी, और ट्रेजरी मतलब इकोनॉमी। तो किसी भी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि उसको अपना कोष स्ट्रांग करना है। कोष मतलब ट्रेजरी स्ट्रांग करना। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि किसी देश का कोष, ट्रेजरी, या जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कैसे स्ट्रांग होता है। तो जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी तब तक उस देश का कोष स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो that becomes the importance of GDP, and that's why we always talk about and read about GDP. जब भी डिस्कशन देखो न्यूज़पेपर में, मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज में, इंटेलेक्चुअल्स में, तो they all are talking about GDP. Why? Because larger the GDP, larger would be larger the कोष or CFI, Consolidated Fund of India, और ट्रेजरी। तो सब कुछ तो ट्रेजरी से ही निकल के आना है। वेलफेयर कहां से होगा? ट्रेजरी से होगा या नहीं होगा? तो इफ ट्रेजरी इज बिगर, द साइज ऑफ वेलफेयर वुड ऑल्सो बी बिगर। डेवलपमेंट कहां से होगा? ट्रेजरी से होगा। सो इफ ट्रेजरी इज बिगर देन डेवलपमेंट वुड ऑल्सो बी बिगर। डेवलपमेंट में कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हम देखते हैं पोर्ट्स, logistics, network of roadways, railways, dedicated freight corridor, industrial freight corridor, ports, cities, airports, and pipelines, electricity grids, transmission lines, warehouse, right? These are part of physical infrastructure.
Then we have social infrastructure also. We can say it is social development, health and education. So development broadly into physical and social. फिजिकल एंड सोशल. तो कहाँ से होगा? बजट बढ़ाएंगे तब तो होगा. तो बजट कहाँ से बढ़ेगा? ट्रेजरी को बढ़ाना पड़ेगा. तो वेलफेयर कैसे हो रहा है? ट्रेजरी के बड़ा होने से. डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? ट्रेजरी के बड़ा होने से. बट ट्रेजरी कैसे बड़ी हो रही है? बिकॉज ऑफ जीडीपी के बड़ा होने से. अगर जीडीपी बड़ा नहीं होगा, अगर जीडीपी बड़ी नहीं होगी तो ट्रेजरी बड़ी नहीं होगी, और ट्रेजरी बड़ी नहीं होगी तो वेलफेयर और डेवलपमेंट नहीं होगा. हाउ डू यू जेनरेट एम्प्लॉयमेंट? Generation of employment is directly related to the expansion in GDP. Employment expansion comes from GDP expansion. GDP बढ़ेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड होगा. अगर किसी देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है तो प्राइमरीली इट इज ए क्राइसिस ऑफ जीडीपी. जीडीपी नहीं बढ़ रही है. और जीडीपी में क्या होता है भाई साहब? तो वी कैन सी देयर आर 3 मेजर सेक्टर्स. एक क्या है? हमारे एग्रीकल्चर का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और फिर हमारा क्या हो रहा है? इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग. और क्या हो रहा है? सर्विसेज आर नॉट ग्रोइंग. इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग, एग्रीकल्चर इज नॉट ग्रोइंग, सर्विसेज आर नॉट ग्रोइंग. बट जितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है. तो जीडीपी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्विसेज का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? वाई? तो इसका रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. क्रिमिनल्स हैं सोसाइटी में ज़्यादा, वो किसी को काम करने नहीं देते, पैसा छीन लेते हैं. लॉ एंड ऑर्डर, चोर डकैत बाहुबली, ये सब है. फिर क्या है? लैक ऑफ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है. टेरिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है. रोड्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. और क्या है? क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है. मतलब बैंक्स लोन नहीं दे पाते क्योंकि बैंक्स कम है, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कम है. रूरल एरिया में बैंक्स और भी कम है. और बहुत सारे लोग जिनके पास कोलैटरल नहीं है, मतलब कोई लैंड नहीं है, गोल्ड नहीं है, बैंक अकाउंट पहले तो नहीं होता था, अब तो बैंक अकाउंट्स है. बट बैंक अकाउंट होने से नहीं होगा. कुछ लैंड चाहिए, कुछ कोलैटरल चाहिए जिसके बेसिस पर लोन मिल सके. तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, इस वजह से बैंक्स लोन नहीं देते. फिर एग्रीकल्चर के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो स्टोरेज नहीं कर पाते, तो वेस्टेज हो जाता है. और फिर जो लेबर लॉ है वो बहुत रिजिड है. स्ट्राइक्स है, बंद है, चक्का जाम है, लेबर काम नहीं करते, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लेबर यूनियन है. तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, अगर चलती भी है तो बंद हो जाती है. और क्या है? स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है. मतलब पॉपुलेशन तो है बट स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है. तो एजुकेटेड है, मान लो ग्रेजुएट भी हैं, बट कोई काम करने नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, सेल करने नहीं आता, कैसे कस्टमर को कन्विंस करना चाहिए, कैसे न्यू कस्टमर फाइंड आउट करना चाहिए, स्किल नहीं है. कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने का, कोई प्रोडक्ट बनाने का स्किल नहीं है. थियोरेटिकल नॉलेज, बुकिश नॉलेज है, बट प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज नहीं है, और प्रोडक्ट को सेल करने का नॉलेज नहीं. स्किल अप करने का स्किल नहीं है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा प्रोडक्शन से बड़े लेवल पर कैसे ले जाए. नेटवर्किंग स्किल नहीं है, कैसे अपने कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल, बैंक वालों से कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं. मॉडर्न रिलेशनशिप नहीं है, कास्ट बेस्ड रिलेशनशिप है. तो कास्ट बेस्ड रिलेशन में कास्ट ईगो है, तो इस वजह से मार्केटिंग नहीं हो पाती. तो दिस आर द. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज है,
प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज, जो जिसको आज हम क्या कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बिजनेस करना मुश्किल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज डिफिकल्ट, करना ही मुश्किल है। बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए लोन लेना, उसके लिए लैंड लेना, रेंट लेना, इज वेरी डिफिकल्ट। और सबसे डिफिकल्ट है कि अगर बिजनेस में आते हैं तो सोसाइटी डिसरिस्पेक्ट करती है, डाउट करती है, डिसऑनर करती है, कई बार ह्यूमिलिएट करती है और सोसाइटी में वेलकम नहीं करती है। So, ease of doing business is not only about the governmental complex procedure, it's also about सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होना, अपने फैमिली का सपोर्ट में, रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं होना। सपोर्ट तो छोड़ो, उसको मतलब उसको पुल डाउन करना। दिस इज हाउ प्रोडक्शन। फिर अगर प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको एक्सपोर्ट, तो लैक ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, डोमेस्टिक के लिए ही कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रोडक्शन डाउन, तो जीडीपी एक्सपेंशन नहीं हुआ। और क्या है, छोटी कंपनी बड़ी नहीं हो पाती। सो इन इंडिया देयर इज अ बिगर क्राइसिस, दैट इज द क्राइसिस ऑफ स्केल अप। सो स्मॉलर कंपनीज फेल टू स्केल अप, एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो मीडियम नहीं हो पाती, जो मीडियम है वो लार्ज स्केल पर नहीं हो पाते। मोनोपोली हो सकती है, क्रेडिट फैसिलिटीज में जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, स्केल अप करना बहुत मुश्किल होता है। अब चाइना में क्या है कि दे एवरीथिंग इज गवर्न बाय द स्टेट, तो स्टेट अलाउ करता है, वो सिस्टम बना के देता है कैसे स्केल करें। तो द स्मॉलर कंपनीज कैन बिकम द लार्जर वन। तो इंडिया में छोटी कंपनियों के लिए बड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन न ले जाना पाना, तो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन नहीं जाएगा, तो बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगा। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिपेंड्स ऑन अ कल्चर ऑफ प्रोडक्शन। अब कल्चर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कल्चर ऑफ एजुकेशन, उस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द जीडीपी। और एक और है कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली द बिग प्राइवेट सेक्टर। बिग प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली को तोड़ना एक बात है, बट बिग कंपनीज के लिए हेट्रेड रखना ये अलग बात है। मोनोपोली को कैसे तोड़ते हैं, जब और ज्यादा लोग प्रोडक्शन में आएंगे तो मोनोपोली अपने कम होगी, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके लिए सपोर्ट नहीं करता। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, देयर एग्जिस्ट एंड इमर्जेस अ कल्चर ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द लार्ज बिजनेसेस। दैट्स वेरी बैड, इंडिया हैज पेड हेवीली। तो ये हो गया हमारा जीडीपी का प्रॉब्लम और एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट आर इंटररिलेटेड। ये हमें अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें तो जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। और जीडीपी बढ़ाने में सिर्फ इतना नहीं कि कुछ ही कंपनी जीडीपी बढ़ाते, यू हैव टू डिसेंट्रलाइज, तो स्टार्टअप्स प्रमोट, और जो न्यू एंटरप्रीनियर्स है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना और उनको वो इकोसिस्टम देना जिससे वो बिजनेस कर सके। This is how the GDP can expand and correspondingly the employment generation can also expand. So it must be made clear that 2% से ज़्यादा हम गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते अपने टोटल जो लेबर फोर्स है उसके लिए। तो बाकी 90%, 95% जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमें, वैसे तो जो 60+ लोग हैं उनको उस तरह से एम्प्लॉयमेंट दे पाना भी मुश्किल है। So it is not about 90% of population, it's only about 90% of labor force. So what is labor force? So labor force is not the total population. Labor force is only the people between the age group of 19 to 59. तो ये हमारे देश में भारत में लगभग ये इट कम्स टू अराउंड 75 करोड़, मतलब 75 करोड़ लोग काम करने वाले एज में है। अब इसमें जो है ना, इसमें लगभग 35%, 35% जो 75 करोड़ के ये लोग 35 ईयर्स के नीचे के हैं। दे आर मोस्ट इम्पेसेंट। जो 35 ईयर्स के बाद का है वो तो कुछ ना कुछ काम करना सीख जाता है, उनको काम मिलने लग जाता है एंड दे कैन मैनेज देमसेल्व्स। बट जो 35 के नीचे का है, स्पेशली बिटवीन 25 एंड 35, दिस इज द मोस्ट वोलेटाइल पॉपुलेशन। यही विद्रोह कर सकते हैं, यही सरकार गिरा सकते हैं, यही वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इनके लिए जॉब क्रिएट करना सबसे चैलेंजिंग है काम, इन्हीं को देना है जॉब। बट कैसे दे सकते हैं? क्या सिर्फ जो थियोरेटिकल एजुकेशन सिस्टम इसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सो ये जो एज ग्रुप है 25 to 35, इसको एड्रेस करना
बहुत बहुत चैलेंजिंग हमेशा से रहा और आज सोशल मीडिया के टाइम में और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। सो वी नीड नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर 100% पॉपुलेशन। हमें ये 75 करोड़ लोगों पर देखना है और इस 75 करोड़ में भी सबसे इम्पोर्टेंट है लगभग 10 करोड़ के आसपास जो लेबर फोर्स है जो इस एज ग्रुप में फॉल करता है 25 to 35। इसको राइट टाइम पर एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, इसके लिए जो सिर्फ मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्शन है उससे तो नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज मस्ट। So this is how we need to connect and integrate GDP with employment generation. I have already explained what is the relation between expanding GDP and welfare and development. One more thing that we must understand is कि हमारी GDP बड़ी होती है तो सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे को फॉरेन पॉलिसी में भी इन्वेस्ट करते हैं और हम दूसरे देशों के साथ फॉरेन पॉलिसी बेटर करने में उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हम ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं पैसा, उस पैसे से हम अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को बढ़ा सकते हैं, हम अपने डिप्लोमेट्स का नंबर बढ़ा सकते हैं और उससे हमें दूसरे देशों से रिलेशन बेटर करने में हेल्प मिलता है। हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट करता है, दूसरे देशों से डर कम होता है, दूसरे देश हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के बदले हमारी बात सुनते हैं ज़्यादा एंड दे आर रेडी टू लिसन टू अस। दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू हैव अ पावरफुल डिफेंस फोर्स। बट हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल डिफेंस फोर्स? ओनली व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज एंड बिग साइज जीडीपी। और जीडीपी से टैक्स के थ्रू पैसा आता है आपके ट्रेजरी में। So the money into treasury, that is consolidated fund of India, is coming from where? It is coming from the larger GDP. To make it larger, India needs to grow at $4 trillion की इंडियन इकोनॉमी है और अगर वो 6% भी अगर पर एनम ग्रो करे तो इसका मतलब है कि हर साल हम कम से कम $240 बिलियन ऐड कर रहे हैं। छोटा है चाइना के कंपैरिजन में, बहुत छोटा है, बिकॉज चाइना इज एडिंग एवरी ईयर से $2 ट्रिलियन, बट इंडिया कितना ऐड कर रहा है? $240 बिलियन। तो कितना छोटा हो गया? लगभग 10 गुना छोटा हो गया। बट क्या कर सकते, ये हमारा बेस है, हमारा बेस छोटा है तो 240-250 बिलियन डॉलर पर एनम, हम 250 बिलियन अगर हम पर एनम ऐड कर पाते हैं तो हम हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और अपने ये जो पॉपुलेशन है, जो मोस्ट वोलेटाइल एंड एंग्री पॉपुलेशन है, इसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। तो एक और पैरामीटर हमको देखना है कि देयर इज जीडीपी एंड टैक्स रेशियो। कितने की जीडीपी में से कितना टैक्स आता है? इसका मतलब अगर जीडीपी टैक्स रेशियो ज़्यादा है तो सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब टैक्स लार्जर द टैक्स larger would be welfare, larger would be development, larger would be everything, larger and greater benefits to the people. तो जीडीपी टैक्स रेशियो जनरली इंडिया में जो अभी है लगभग 15% है। मतलब अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 15 रुपए का टैक्स है, ये कम है। अगर यूरोपियन और चाइना के साथ अगर कंपेयर करें तो चाइना में ये जो रेशियो है जीडीपी का और टैक्स का वो 25% का है। टोटल जीडीपी में से सरकार को मिलता है 25। यूरोपियन कंट्री में अगर देखें तो ये 30 एवरेज है और कुछ देशों में 35, कुछ में 40 भी है। यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज 30 है, भारत में 15 है। इसका मतलब अभी भी टैक्स कम है। जो लोग कहते हैं कि टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, अभी भी कम है। हो सकता है कि शायद मिडिल क्लास को बर्डन ज़्यादा लगता हो, लेकिन जो कंपनीज के ऊपर टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है। टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होने के, टैक्स इवेजन का मतलब जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो किसी न किसी तरह से टैक्स चोरी कर लेते हैं, इस वजह से ये 15% है। शायद ये बढ़कर 18% हुआ होगा, बट हियर वी नीड टू वर्क एंड हमें इसको 25 ले जाना है। तो इंडिया में आइडियल टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना ज़रूरी है।
अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो 25 रुपये अर्न करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? एक तो जो मिडिल क्लास है इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंशन कर सकते हैं, स्पेशली पर्सनल इनकम टैक्स में। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स इवेजन हो रहा है, जो बिग कॉर्पोरेट्स या बिग अर्नर जो है, इंडिविजुअल अर्नर भी जो टैक्स इवेजन करते हैं, उसको रोकेंगे तब ये 25 होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हमारा भारत सरकार का बजट आज 50 लाख करोड़ का है, तो इतने ही जीडीपी से अगर टैक्स जीडीपी रेशियो हो गया तो वो 60-70 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा। मतलब और भी ज़्यादा स्कीम्स, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट, और भी ज़्यादा वेलफेयर, और ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ज़्यादा सरकारी नौकरियां। तो कैसे होगा? 25% करना पड़ेगा। बट होगा कैसे? इसको टैक्स इवेजन को रोकना पड़ेगा, और मिडिल क्लास के जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नेट में ले आना पड़ेगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो can lead to more development. These are certain parameters: GDP, welfare, tax to GDP ratio, employment. इससे हम अपना पूरी इकोनॉमी में एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, एक स्टेक होल्डरशिप डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के मन में होनी चाहिए कि ये इकोनॉमी को कैसे हम हैंडल करें। तो इंटरेस्ट, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट। और सबसे पहला इंटरेस्ट यह है कि जीडीपी, वाई जीडीपी इज द सेंट्रल थीम इन इकोनॉमी। तो इसको रिलेट करना पड़ेगा कि जीडीपी से ही सरकार का फिस्कल ट्रेजरी बढ़ती है, उससे वेलफेयर बढ़ता है, उससे डेवलपमेंट बढ़ता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसी से हेल्थ और एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है। सो अगर इतना कम से कम बेसिक, I have talked only about one thing, how GDP expansion affects the life of common people. अगर सिर्फ इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो you can certainly develop interest in this subject called economy. और फिर वो सब्जेक्ट जो आपको एलियन लगता था वो आपको अपना सब्जेक्ट लगने लग जाएगा। और जब सब्जेक्ट अपना हो जाता है तो फिर हम आवर्स काउंट नहीं करते कि कितना आवर्स पढ़ाई किया। वो मेरा पैशन है, वो मेरा इंटरेस्ट है, जुनून है, मेरा डेडिकेशन है। मुझे जानना है कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर मुझे ये पता है देश आगे जा रहा है तो कभी ना कभी उस आगे जाने में मेरा भी नंबर आएगा। तो इसलिए आई विल बी continuously interested and pursuing the economic growth. और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हॉन्ट का परचेज करने लग जाता है, उसके डेटा से हमें जब अफेक्शन हो जाता है तो हम उसको सर्च करते रहते हैं। तो जब सर्च करने की आदत लग जाती है तो हमें बिना फॉर्मल पढ़ाई के भी पढ़ाई होती रहती है। सो आपको बुक लेकर के बैठने की जरूरत नहीं, आपको अपना सिर्फ इंटरेस्ट परस्यू करना है। तो जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ इंटरेस्ट परस्यू कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर प्रिपरेशन नॉट इनटू एन टफ इकोनॉमिक एकेडमिक एक्सरसाइज बट इनटू योर ओन पर्सनल हॉबी। इसको आप अपना हॉबी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई को अपना मतलब ईजी बनाए, वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करे, तो यू नीड टू डेवलप इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से वो हॉबी हो जाएगा, वो एक्सरसाइज ना हो करके, वो एक टास्क ना हो करके, वो हॉबी हो जाएगा। तो व्हाट डू यू वांट? आप पढ़ाई को टास्क की तरह लेना चाहते हैं या पढ़ाई को अपना हॉबी बनाते हैं? हॉबी में क्या है कि हमें उसके लिए अलग से टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें मन करता है इसलिए हम करते हैं। तो इकोनॉमी को हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि एग्जाम में रटना है और नहीं रटेंगे तो एग्जाम, नो, मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मुझे जानना ही है। तो उसके लिए हमेशा 24 घंटे हमें बुक लेकर के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। वट एवर वी आर डूइंग, हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो वो डेटा आ रहा है और फिट हो रहा है और हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जा रही है। So this is what I wanted to tell. This was the purpose of making this video, how to convert your academic task into your hobby by developing interest. And by developing interest, तो एक हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी में हमने कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया, और ये दूसरा था कि इकोनॉमी में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करना। तो उसके बाद अब देखते हैं कि सोशल पॉलिसीज में और साइंटिफिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में कैसे हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। इंटरेस्ट डेवलप करके हम सब्जेक्ट को एक एकेडमिक एक्सरसाइज से अपना पर्सनल पैशन और हॉबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ ऑनवर्ड यू शुड डेवलप इंटरेस्ट एंड यू शुड परस्यू इकोनॉमिक न्यूज़ लाइक that's your own stake and not a task. Thank you.